साथियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के ऐतिहासिक अध्ययन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले मैंने आपसे बात की थी मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के विविध बिंदुओं के अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नेतृत्व में एक विशाल मौर्य साम्राज्य कायम हुआ। और साथ ही साथ मैंने बताया कि अशोक ने न केवल युद्ध विजय की नीति अपने प्रारंभिक दौर पर अपनाई और बाद में युद्ध विजय की नीति के दुष्परिणामों से लोगों की तकलीफों से आहत और द्रवित होकर उसे धम्म विजय की नीति अपनाई और एक नैतिकता का एक नवीन संदेश प्रसारित किया, जिसके बारे में इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि बहुत सारे इतिहासकार अशोक के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार साबित हुई और अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। तो इस बारे में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि यदि अशोक अपने उत्तराधिकारियों की भांति युद्ध विजय की नीति को भी जारी रखता और उसके उत्तराधिकारी भी युद्ध विजय की नीति को जारी रखते तो भी कभी न कभी मौर्य साम्राज्य का पतन होना था। लेकिन अशोक ने जिन उपलब्धियों को हासिल किया और अशोक ने एक भौतिक साम्राज्य के स्थान पर जिस नैतिक साम्राज्य पर अपना प्रभाव कायम किया और अशोक की धम्मवाणी, अशोक के द्वारा दिए गए संदेश, अभिलेखों के माध्यम से प्रसारित संदेश आज भी दुनिया के उन क्षेत्रों में गूंजते हैं जहां अशोक ने तलवार से नहीं बल्कि मानवता के प्रति अपनी जागरूकता का संदेश देकर लोगों के हृदय को जीता और नैतिकता के नवीन आयाम कायम किए। विद्यार्थियों, आज अध्ययन के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा मौर्य साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया के बारे में और अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के बारे में। आज हम उन तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके तहत मैं आपसे ये बात करूंगा कि किस प्रकार से अशोक के जो संदेश है और या अशोक की नीतियाँ हैं क्या मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी, और इसके अलावा अन्य कौन कौन से कारण हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। विद्यार्थियों, यह इतिहास का बुनियादी नियम है कि जिसका उत्थान हुआ उसका पतन होगा। शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य भी अपने पतन के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। यदि हम पतन के कारणों की प्रक्रिया का विश्लेषण करें और इसको काफ़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि पतन की प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई, एक महीने में नहीं हुई या कुछ सालों में नहीं हुई, बल्कि इसके लिए एक क्रमिक प्रक्रिया जिम्मेदार थी जो अमूमन हर ऐतिहासिक साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार होती है। तो अशोक की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि इवन हम अशोक के अंतिम दिनों में भी इस प्रकार के संकेत देखने लगे कि साम्राज्य विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा था और अशोक के अमात्यों में ही अशोक की धार्मिक नीति के प्रति कुछ असंतोष के स्वर बुलंद होने लगे थे। हमारे सामने दिव्यावधान का एक साक्ष्य उपलब्ध है कि जब अशोक कुकुटाराम विहार को दान देना चाहता था तो उसके अमात्यों ने इसका विरोध किया और राजकुमार संप्राति ने भी अपना विरोध अशोक के सामने जाहिर किया। तो कहने का मतलब ये है कि अशोक की धार्मिक नीति का जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, वह प्रभाव अल्टीमेटली मौर्य साम्राज्य के पतन के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभर कर सामने आया। इसमें कोई भी संदेह नहीं है विद्यार्थियों कि अशोक की धार्मिक नीति जन कल्याण की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, नैतिक कल्याण के लिए उत्तम कही जा सकती है। लेकिन एक शक्तिशाली सम्राट के लिए जो एक बड़े साम्राज्य का अधिपति है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी सेना के संचालन की जिम्मेदारी है, जिस पर अपनी सेना को नियमित रूप से अपने सैनिकों को नियमित रूप से वेतन भत्ते चुकाने की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका खजाना आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो। तो अशोक के साम्राज्य के अंतिम दिनों में साम्राज्य में रिक्तता के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे थे। तो काफ़ी हद तक विद्यार्थियों एक बड़ा कारण माना जाता है कि अशोक की धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हुई, जहां इससे एक तरफ तो साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वहीं दूसरी तरफ वे सेनाएं जो हमेशा युद्ध विजय की नीति पर निकलती थी और जब भी सेना युद्ध अभियानों पर जाती थी तो इससे साम्राज्य में नवीन भूखंड शामिल होते थे, साम्राज्य की आय की बढ़ोतरी होती थी। तो अब हम ये देख रहे हैं
कि अशोक की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप नवीन विजयों की नीति का क्रम रुक गया और राज्य के कोष में जो आर्थिक संसाधनों का प्रवाह आना चाहिए था नए इलाकों के टैक्सेशन प्रणाली से रेवेन्यू के रूप में, नए इलाकों से लूटपाट के रूप में प्राप्त होने वाले धन के रूप में, वह रुक गया। तो अब दिक्कत ये थी कि राज्य की आय के स्रोत बंद हो गए और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर दान दिया जा रहा है और दान के कारण भी खजाना खाली होता जा रहा है। और दूसरी बात यह कि विद्यार्थियों इसका एक अन्य परिणाम, एक अन्य पक्ष हमें और उभर कर आ रहा है कि दान तो देखिए इससे पहले भी दिए जाते थे, लेकिन चूंकि मैं आपको बताऊं कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, वह व्यक्तिगत रूप से उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, तो जो दान का प्रवाह पहले जो अन्य विचारधाराओं की तरफ था, विशेष रूप से वैदिक धर्म की तरफ था, ब्राह्मणों की तरफ था, तो उस धर्म का काफ़ी हद तक प्रवाह अब वो बौद्धों की तरफ होने लगा। तो विद्यार्थियों इससे साम्राज्य के एक प्रभावी वर्ग ब्राह्मणों में नाराजगी होनी स्वाभाविक थी और वे न केवल अशोक की इस नीति के विरुद्ध हुए बल्कि आगे चलकर अशोक के कमजोर मौर्य उत्तराधिकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। यदि हम इस बारे में विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि जो एक मत इतिहासकार महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने दिया, पंडित हरप्रसाद शास्त्री अपने विवरण में, अपने विश्लेषण में मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए काफ़ी हद तक अशोक की धार्मिक नीति को जिम्मेदार बताते और कहते कि अशोक की धार्मिक नीति के कारण ब्राह्मण वर्ग में प्रतिक्रिया हुई। और इसका प्रमाण भी हमें दिख रहा है जब हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट वृद्धृत का उसके सेनापति ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा सेना के सामने वध कर दिया गया और सेना ने करतल ध्वनि से इस चीज़ का स्वागत किया। तो इससे काफ़ी बातें जाहिर होती है। सेना इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि सेना को लंबे समय से वेतन भत्ते नहीं मिले, यमन आक्रमणों का संकट मौर्य साम्राज्य की सीमाओं पर मंडराने लगा और हम देख रहे कि कमजोर मौर्य सम्राट शालीशुक के समय में हमें इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि यूनानी सेनाओं ने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण करना चालू कर दिया था। तो मौर्य साम्राज्य का गौरव समाप्त होता जा रहा था, सैनिकों को वेतन भत्ते नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैनिकों को कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं साम्राज्य का खोया हुआ गौरव और सम्मान वापस दिलाऊंगा, मैं तुम लोगों को बकाया वेतन भत्ते दिलाऊंगा। और ब्राह्मणों को भी यह कहा कि बंद पड़े हुए वैदिक यज्ञ और कर्म कांडों को पुनः चालू किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के संकेत है जो कि बताते कि अशोक की धार्मिक नीति के कुछ ऐसे पक्ष थे जो साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। और यदि साम्राज्य के पतन के हम अन्य कारकों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी दशरथ है, कुणाल है, संप्राति है, दशरथ है, शालीशुक है, तो ये ऐसे कमजोर उत्तराधिकारी थे जो कि विशाल मौर्य साम्राज्य को नहीं संभाल सके और मौर्य साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को रोकने में ये काफ़ी हद तक असमर्थ हुए। और इसके अलावा अन्य कारणों का विश्लेषण करें तो जैसा कि इतिहासकार रोमिला थापर का ये कहना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण यह था कि मौर्यों में एक सुव्यवस्थित प्रशासन का अभाव था और वर्तमान प्रशासनिक सेवा जैसे अधिकारी उनके पास नहीं थे। तो हम रोमिला थापर के इस मत से पूरी तरीके से सहमत नहीं है क्योंकि कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए जिस बेहतरीन तंत्र का निर्माण किया वह उत्तम कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत विविध प्रकार के महामतियों की व्यवस्था थी, सम्राट को सलाह देने के लिए एक परिषद की व्यवस्था का प्रावधान था और सलाह देने के लिए जो योग्य मंत्रियों का चुनाव है वो काफ़ी परीक्षा के उपरांत किया जाता था। इसके अलावा मैगस्थनीज भी अपने इंडिका में एग्रोनॉमी और एरिस्टोनॉमी जैसे अधिकारियों का उल्लेख करता है। सिस्टमेटिक रूप से वह नागरिक और सैन्य प्रशासन चलाने के लिए बनाई गई समितियों का उल्लेख करता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि सब मौर्यों के पास केंद्रीकृत उच्च सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था या वर्तमान आईएएस जैसे उनके पास नहीं थे। काफ़ी हद तक उनकी व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, लेकिन विशेष रूप से साम्राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति, अशोक की धार्मिक नीति के कारण जो युद्ध विजय की नीति रुक गई थी और इसके अलावा ब्राह्मणों का असंतोष, सेना का असंतोष और साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानी हमलों का भय, तो ये इस प्रकार के कारण थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धृत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184-85 ईसा पूर्व में की और मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। तो
तो विद्यार्थियों, अभी आज की कक्षा में मैंने आपसे बात की उस प्रक्रिया के बारे में जिसके चलते हुए मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में, मौर्य युगीन कला और स्थापत्य के बारे में। मैगस्थनीज मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में क्या जानकारी दे रहा है। हम इन बातों को काफ़ी गंभीरता और विस्तार के साथ समझेंगे। जय भारत, जय हिंद।